अच्छा जी, लास्ट टाइम जो एक क्वेश्चन हमने किया था बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 2। ये रयान है हाजिर, वाज इट क्लियर? मैं रिपीट कर जी दूं सर। जी सर। तो उसमें इसका बेसिक जो प्रिंसिपल होता है, व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू Total एंटी cockroach क्लॉकवाइज equal to मूवमेंट। and हाँ, तो क्लॉकवाइज वाज दिस वेट, हियर द वेट, और वेट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, so its distance from the pivot will be half the length, right? Or the other force 50 Newton is acting at 20 degree with the horizontal। अच्छा, जब कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल या डिस्टेंस के साथ एंगल बनाती है तो देन हमारा मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एफ आर साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ जो एफ फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी? 50 न्यूटन। आर डिस्टेंस विल बी द लेंथ, और साइन ऑफ एंगल थीटा कितना है? 20। अच्छा, ये L will be cancelled by both sides. So now you can find the W, right? We had to find the weight. Clear बेटा जी? Done? Should we move on? चलें आगे? जी सर। जी Okay. सर। अच्छा बेटा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। सम टाइम ना हम बहुत ज्यादा गियर्स या पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, तो उनको एक पार्ट की मूवमेंट से दूसरे पार्ट्स भी मूव करते हैं इनडायरेक्टली। जैसे आप लोग नोट करो, आप गाड़ी में स्टीयरिंग को कैसे घुमाते हो? स्टीयरिंग आपके सामने है, राइट? स्टीयरिंग इज लाइक दिस, रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन और द अदर इन फ्रंट ऑफ, और व्हील इस तरह घूम रहे हैं, राइट? व्हील की नैरो साइड आपकी तरफ होती है, फ्रंट साइड नहीं होती। क्लियर? तो बहुत से पार्ट्स की एक पार्ट की रोटेशन से दूसरे गियर्स के थ्रू करते हैं। तो उसके एक छोटी सी एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आई होप यू कैन सी दैट। अच्छा देखिए क्या है, ये एक हैंडल है जो एक शाफ्ट के थ्रू एक रिंग या डिस्क से कनेक्टेड है, और डिस्क पर स्ट्रिंग घूम रही है, स्ट्रिंग अटैच्ड है विद अ मास। व्हाट हैपेंस कि जब आप इस हैंडल को घुमाते हो दिस वे, तो ये वेट लिफ्ट करता है। अच्छा अब देखें, ये घूम कैसे रहा है? यहाँ पर थोड़ा सा ओ लेवल वाला, यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड्स। और डॉट का मतलब आउटवर्ड्स। यानी अगर आप इमेजिन करें तो हम इस तरह घुमा रहे हैं। अच्छा, ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं, व्हाट डू दे फॉर्म? जब दो फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट एक पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, अ कपल इज फॉर्म, राइट? क्लियर? सो हमारा क्वेश्चन है कि these two forces are holding this mass 90 न्यूटन, जो ऑब्जेक्ट वेट है। यहाँ जो डिस्क की रेडियस है वो 10 है, और इस हैंडल का जो रेडियस या सेंटर तक लेंथ है दैट इज 30 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द फोर्स। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू यूज? जी बेटा, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू यूज? क्लॉकवाइज मूवमेंट is equal to एंटी क्लॉक। anti-clockwise movement। तो बेटा इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? अगर ये जो वेट है इसको हम लीव करें तो ये इधर को आएगा, ये इधर को घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी दिस वेट, और एंटी क्लॉकवाइज उसका ऑपोजिट ये होगा। अच्छा बेटा, जो क्लॉकवाइज ये वेट है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? इसके लिए जो फोर्स है वो ये वेट है, दैट इज 90 न्यूटन, और उसका पिवट से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो दो साइड्स होती है ना,
कि इधर भी मूवमेंट है, इधर, इनमें हमको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, बस सेम होना चाहिए कि अगर एक साइड पर सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस है तो दूसरी तरफ भी सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस हो। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो कौन सा होगा? ये कपल, मुझे कोई फॉर्मूला बताएगा क्या वैल्यूज होंगी उसकी? एफ आर साइन थीटा। जी नहीं, ये कपल है। बेटा जी, कपल में वी मल्टीप्लाई द वन ऑफ द फोर्स विद डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होगा, कितना होगा? विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। हमने ये नहीं लेना, वी हैव टू टेक दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो वो कौन सा डिस्टेंस होएगा, कितना है वो? दैट इज टू बी टेकन टू बी 60 सेंटीमीटर्स। आगे आप सोल्व कर ही लेंगे। व्हाट डू यू थिंक? अंडरस्टूड? समझ आ जाएगा बेटा जी। आप लोगों को? ओके। अच्छा जी, अब ना थोड़ा सा ये एग्जांपल हमने कल डिस्कस कर ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजिस्टिव फोर्सेस। अच्छा, रेजिस्टिव फोर्सेस में हम रेजिस्टिव फोर्सेस में फ्रिक्शन को और एयर रेजिस्टेंस को कई दफा सेम ही समझ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एयर रेजिस्टेंस और वाटर फ्रिक्शन ना, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। दोज आर कॉल्ड एज ड्रैग्स। क्या फर्क है? जब एक सॉलिड सरफेस की मूवमेंट को अपोज करती है, रोकती है, तो दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज बिटवीन सॉलिड सरफेसेस। लेकिन जब कोई फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जिसमें लिक्विड और गैसेस दोनों आ जाती हैं, राइट? तो जब कोई लिक्विड और गैस किसी मूवमेंट को अपोज करती है तो दैट इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग्स, ड्रैग फोर्सेस। एयर रेजिस्टेंस और वाटर फ्रिक्शन, तो एयर रेजिस्टेंस गैस, एयर इज गैस और वाटर इज लिक्विड, दोनों फ्लूइड हैं, तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन नहीं है, वो ड्रैग्स हैं। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन होती है सॉलिड्स पर, जो सरफेसेस होती है, ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की रफनेस पर, सरफेसेस की रफनेस पे जो कांटेक्ट में है, उनके एरिया इन कांटेक्ट। जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट, जैसे एक टायर पंक्चर हो जाता है तो उसका ज्यादा एरिया, नॉर्मल टायर इतना कांटेक्ट में, इतने हिस्से में, लेकिन वही टायर जब फ्लैट हो जाता है तो अब ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ जाता है। क्लियर? इसके अलावा वेट ऑफ द अपर ऑब्जेक्ट, जो भी अपर सरफेस है, गाड़ी है रोड के ऊपर, उसका वेट भी फ्रिक्शन को इंक्रीज या अफेक्ट करता है, जितना वेट ज्यादा होगा। जबकि जो ड्रैग फोर्सेस होती है ना, ये स्पीड पर डिपेंड करती है। जितनी स्पीड ज्यादा होगी, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगी। इसके अलावा ये फ्रंट एरिया, जिसे कहते हैं सरफेस एरिया, जिस चीज पर उसका इफेक्ट हो रहा है, वो एरिया इन कॉन्टेक्ट। इसके अलावा जो फ्लूइड है ना, उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। जैसे अगर आप देखें तो वाटर की डेंसिटी एयर से ज्यादा है, इसलिए आप एक पत्थर, जरा थोड़ा सा भारी हैवी पत्थर हो, आप एयर में फेंके तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन वाटर में वो फौरन ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, उसका ड्रैग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा है। अच्छा, यहाँ एक दो पॉइंट बस डिस्कस करने हैं। हमने जूनियर क्लासेस से हम चीजें वैसे पढ़ते आए हैं कि भी फ्रिक्शन कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। डू यू नो एनी एग्जांपल? इसकी इतनी एग्जांपल है, मिलियंस ऑफ एग्जांपल है कि शायद खत्म ही ना हो। फॉरवर्ड फ्रिक्शन की एग्जांपल है फर्स्ट ऑन व्हील्स। एक व्हील पर, लेट्स से ये एक गाड़ी है, आगे को ट्रेवल कर रही है, तो जब वो ट्रेवल कर रही है आगे को, तो उसका जो व्हील है वो इस तरह जा रहा है ना, तो वो जब अर्थ को, ग्राउंड को टच कर रहा है, तो व्हील इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, बैकवर्ड। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा मूवमेंट के ऑपोजिट होती है, तो व्हील पे जो फ्रिक्शन लग रही है वो इस डायरेक्शन में है। तो व्हील पे जो फ्रिक्शन लग रही है
वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है। लेकिन क्योंकि व्हील जो फ्रिक्शन है वो मूवमेंट को अपोज करती है, स्लो करती है, इस तरह ओवरऑल चारों व्हील को जब ये अपोजिंग फोर्स लगती है तो ओवरऑल जब गाड़ी पर हम कहते हैं ना फ्रिक्शन लग रही है वो बैकवर्ड ही होती है। लेकिन व्हील यहाँ पर ऑन द व्हील लिखा है, व्हील पे जो फ्रिक्शन लगती है वो याद देन में रखना आपने, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्लियर? ऑन द अदर हैंड फुटवेयर भी जब हम चल रहे होते हैं, जब हम चल रहे होते हैं तो हम अपने पाँव से जमीन को पीछे का पुश करते हैं, ठीक है? तो फ्रिक्शन से ये जूते घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फ्रिक्शन ही है ना, टायर भी जो से होते हैं खराब फ्रिक्शन। तो वो जब हम पीछे को पुश कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन जो पाँव पे लगेगी वो फॉरवर्ड होगी, यानी जिस डायरेक्शन में कोई पर्सन मूव कर रहा है फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी वही होगी, राइट? लेकिन फिर याद रखें ये हम ऑन फुट लिखे हैं, जब किसी पर्सन पर फ्रिक्शन लेंगे तो दैट विल बी टेकन टू बी ऑपोजिट, स्मॉल एफ फॉर फ्रिक्शन। लेकिन जो फुट पे फ्रिक्शन लग रही है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है। तो ये ऑपोजिट, ये कुछ एग्जांपल है थोड़ी सी आउट ऑफ रूटीन। अच्छा एक और भी बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इज इनसाइड और ऑन एन एक्सेलरेटिंग व्हीकल, जब कोई व्हीकल एकदम एक्सेलरेट करती है, तेज होती है, बाइक और घोड़े पर ज्यादा फील होगी। देखो बेटा जब गाड़ी पे ब्रेक लगती लगती है तो हम आगे को जाते हैं ना, लेकिन अगर वो एक्सेलरेट हो एकदम तो हम किधर मूव करते हैं? पीछे को झटका लगेगा ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो पीछे को जाएंगे, तो जहां मूवमेंट होगी जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट है। इसका मतलब उसको जो जर्क या झटका पीछे को लगेगा फ्रिक्शन विल बी फॉरवर्ड। So these are the few examples of forward friction. Can you remember? अच्छा अभी एक दो एग्जांपल और देखिएगा। We are going to discuss the resultant force acting on different objects. सबसे पहले resultant force acting on a wheel. ये फोर्सेस ऑन द व्हील पे गौर करना है आपने, व्हील जो रोड पे लगा रहे वो नहीं, वो फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द व्हील। तो देखो बेटा ये जो एक व्हील है, गाड़ी का एक वेट होता है, तो गाड़ी जो डाउनवर्ड फोर्स लगाती है वो किससे लगाती है? व्हील उस ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करेगा, राइट? और जो व्हील पर फोर्स लगाएगी रोड वो ऊपर होगी, जिससे कहते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री पर होती है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट फोर्स होगी वो अपवर्ड होगी। अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि व्हील पे जो फ्रिक्शन है वो फॉरवर्ड है, तो व्हील पे ये दो फोर्सेस लग रही हैं, तो बेटा दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स हमेशा उनके कहीं दरमियान में होता है। तो एक व्हील पे लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, यानी व्हील पे जो डायरेक्शन लग रही है मेनली वो ये डायरेक्शन में होगी, फोर्स जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट? अच्छा सिमिलरली ये कंसीडर करें एक रॉड है, इस रॉड को आपने दीवार और इस फ्लोर के साथ टिकाया हुआ था। अच्छा अगर ये रॉड टिकी हुई है दो सरफेस से, एक फ्लोर पे और एक वॉल, तो बेटा जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है तो वो सरफेस या कांटेक्ट एक फोर्स लगाता है ऐसी जो उस सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती है, उससे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स। तो वो जो फ्लोर है वो ऊपर की तरफ लगाएगा, जो वॉल है वो इधर की तरफ लगाएगी। अच्छा अब अगर ना, अगर इन केस ये वॉल फिसलेगी, ये रॉड फिसलेगी, सॉरी वॉल में, तो रॉड फिसलेगी तो ये इधर जाएगा ना नीचे वाला, तो जिधर मूवमेंट होती है फ्रिक्शन उससे ऑपोजिट होती है, तो फ्रिक्शन इधर को होगी, ये एंड इधर को जाएगा ना, तो फ्रिक्शन उससे ऑपोजिट। इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन जो फ्लोर लगा रहा है और जो फ्रिक्शन है, ये दो फोर्सेस इस रोड के इस एंड पे एक्ट कर रही है और उनका रिजल्टेंट उनके दरमियान में होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इस एंड पे जो एक्ट कर रही है विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? ऑन द अदर हैंड देखिए ये वॉल जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है राइट साइड पर, और अगर ये रोड गिरती है तो
मतलब किधर जाएगी, ये वाला जो एंड है वो नीचे की तरफ जाएगा ना, तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होगी, अपवर्ड, है ना। तो रॉड पे एक तो ये वॉल फोर्स लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे कहते हैं, और एक फ्रिक्शन ऊपर, तो उन दोनों का रिजल्टेंट उनके सेंटर में कहीं होगा। इट मींस अपर एंड पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और लोअर एंड पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में कहीं दरमियान में लग रही है इन दोनों। राइट, क्लियर बेटा जी? इज इट क्लियर सो फार? शहरयार, रेहान? सर ये लास्ट पॉइंट जरा समझा देंगे जो आपने फोर्सेस की लास्ट डायग्राम बता जी रहे सर, थे ये। देखो बेटा, ये जो रॉड है, ये समझो हमने दीवार और जमीन के साथ टिकाई हुई है। अगर ये रॉड गिरेगी, मूव करेगी, फिसलेगी, तो इसका लोअर एंड इधर को जाएगा ना, या कोई और ऑप्शन है? नहीं सर यही थे। तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होगी, है ना। जी और सर। जो उसको जमीन फोर्स लगा रही, हम वी आर लुकिंग द फोर्सेस ऑन द रोड, राइट। जो वो जी रॉड जमीन पे लगा रही वो नहीं, विच वी आर लुकिंग एट द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द रॉड। तो एक फोर्स जो फ्लोर उसके साथ कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है, वो सरफेस के साथ 90 डिग्री पर ये होगी नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका इट मींस जो इस पर एक्ट फोर्स एक्टिव है, फोर्सेस एक्ट कर रही है रोड के इस एंड पर, लोअर एंड पर, एक तो ये वाली फोर्स है और एक ये फोर्स है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में कहीं होगा। इट मींस दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर एंड ऑफ द रॉड। इसी तरह जब ये रॉड फिसलेगी, गिरेगी, ये एंड नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन उससे ऑपोजिट है, अपवर्ड, और कॉन्टैक्ट फोर्स ये है। तो उन दोनों का रिजल्टेंट विल बी दिस। तो दिस टेल्स कि अपर एंड पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और लोअर एंड पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। क्लियर? याद रहेगा आपको? जी सर। ओके, लास्ट एग्जांपल बिफोर वी फिनिश दिस चैप्टर, अगर इफ यू अलाउ, तो इस ये एग्जांपल के बाद हम अगला टॉपिक भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, या ये ही कंप्लीट करें? सर यही कर लें आज सर आप के लिए। 425 20 complete तक कर। पढ़ा दें, उसके बाद ओके, मेरी केमिस्ट्री की क्लास है। चलिए ठीक है। नाउ लुक एट दिस बेटा, ये आपके पास ना तीन समझे फ्रेम है, पिक्चर्स फ्रेम करते हैं ना हम, दीवार के साथ हमने हैंग किए होते हैं। तो पीछे कभी धागा होता है, स्ट्रिंग होती है, या कोई नेल होता है। तो लेट्स से हम ना दो स्ट्रिंग से हैंग कर रहे हैं। इन तीन पिक्चर्स में से ना दो इक्विलिब्रियम में है और एक इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप यू हैव टू लुक एट दिस। पहले वाला इक्विलिब्रियम में है, ये स्टिक करने का मतलब इक्विलिब्रियम में है। हाउ? क्योंकि ये जो दोनों स्ट्रिंग हैं, ये अपवर्ड फोर्सेस लगाकर इनकी एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगी इन द सेंटर, और इसका वेट, वो दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो सब फोर्सेस कैंसल आउट हो रही हैं, राइट। तो ये इट इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये थर्ड वाला देखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें स्ट्रिंग सीधी नहीं है, एंगल्ड है, लेकिन उन दोनों स्ट्रिंग को अगर हम पीछे की तरफ उनकी टेंशन को इंक्रीज करें, तो एक अमेज जो चीज हमें इंपॉर्टेंट नजर आएगी, वो वेट और ये दोनों फोर्सेस की टेंशन एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। अगर हम तीनों फोर्सेस को पीछे की तरफ इंक्रीज करें, तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि तीनों किसी एक सिंगल पॉइंट पे ज्वाइन हो रही। तो बेटा, ये जो फोर्सेस सिंगल पॉइंट पे ज्वाइन हो, सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज कंकरेंट फोर्सेस विच ज्वाइन एट वन सिंगल पॉइंट, राइट। बेटा जी, ये जो हमारी फोर्सेस हैं जो सिंगल पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये बी
प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। कैसे? कि ये जो दो फोर्सेस है ना, ये टेंशन वाली, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ऐसा ही है, और वो एग्जैक्टली वेट के ऑपोजिट होगा, वेट को वो बैलेंस करेगा, कैंसल आउट करेगा, राइट? तो आप देखोगे कि क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो हो जाएंगी, ये फोर्स इसको कैंसल आउट कर देगी, द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखनी है आपने। बेटा ये वाली जो फ्रेम है, इसमें भी टेंशन ये दो हैं और ये वेट है, लेकिन आप देखोगे इनका जो रस्सियों का, इन टेंशन का, स्ट्रिंग का जो टिल्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल नहीं है। उसमें ये कि अगर हम इन दोनों टेंशंस को पीछे की तरफ इंक्रीज करें तो एक डिफरेंट पॉइंट पे ज्वाइन करेंगी, जबकि वेट तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है डाउनवर्ड। तो ये सब फोर्सेस जो सी हैं वो एक पॉइंट पे ज्वाइन नहीं कर रही, दे आर नॉट कंकरेंट, राइट? अच्छा, कंकरेंट नहीं है तो होगा क्या भाई? इन दोनों फोर्सेस का, इस टेंशन का और टेंशन का जो रिजल्टेंट है वो उनके सेंटर में होगा, यू कैन सी दिस, है ना? अब वो टेंशन इधर है और वेट दोनों की दरमियान गैप आ जाए, तो बेटा जब दो फोर्सेस के दरमियान गैप आ जाए तो अ कपल इज फॉर्म्ड, और कपल क्या करेगा कि ये जो फ्रेम है इसको वो रोटेट कर देगा, थोड़ा घुमा देगा, लेकिन घुमाएगा क्यों? क्योंकि जो पहली वाली सिचुएशन थी जहां पर ये फ्रेम अभी है, इट मींस वो यहां पर बैलेंस नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो एट दिस पोजीशन इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो एक बात याद रखनी है, ये कुछ पास पेपर में आपको व्हेन यू हैव टू सी कि एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, तो आपने क्या करना है कि सब फोर्सेस को जो सा है वो ज्वाइन करना है कि वो एक पॉइंट पर मिले, अगर फोर्सेस आर एट एन एंगल। ये जो सीधी वाली फोर्सेस थी ना यहाँ डायग्राम 1 में, ये नहीं, अगर फोर्सेस एंगल पर एक्ट कर रही हैं तो ऑल द फोर्सेस शुड ज्वाइन एट सिंगल पॉइंट, then there will be no couple will be formed, there will be no rotation, and only then object can be in equilibrium. Clear? Right? Somebody had a question, beta. You now you can ask.